नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। बीते 3 दिनों में 2 बार टारगेट किलिंग हुई है। इस बार आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट किया है। दोनों ही मजदूर यूपी के कन्नौज के रहने वाले हैं और यहां मेहनत मजदूरी के लिए पहुंचे थे। हमले के वक्त दोनों मजदूर टीन शेड में सो रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसके 2 दिन पहले ही आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया था। गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे आतंकी घाटी में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों के जहन में डर पैदा कर रहे हैं। राज्य में जहां टारगेट किलिंग बढ़ रही है, वहीं यहां की जनता चुनावी मोड में भी दिख रही है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होना है और इस बार के चुनाव में दूसरे राज्यों के लोगों को, जो जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते 6 महीने में टारगेट किलिंग की करीब 9 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यानी जैसे जैसे राज्य विधानसभा चुनाव के मूड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे गैर कश्मीरियों के साथ किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, घाटी के दहशतगर्द पिछले कई सालों से टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इनमें कश्मीरी पंडित मुख्य रूप से टारगेट पर हैं, लेकिन अब दहशतगर्दों ने अपने नापाक इरादों का दायरा बढ़ा दिया है और सीधे तौर पर गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में धारा 370 हटने के बाद कई तस्वीरें बदली हैं और यहां होने जा रहे चुनाव से भी लोगों को कई उम्मीदें हैं, लेकिन उसके पहले आतंकी संगठनों का खौफ स्थानीय लोगों के साथ अब गैर कश्मीरी लोगों को भी सता रहा है। यहां आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग पर आखिर कब लगाम लगेगी? क्या घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन यहां के गैर कश्मीरियों में दहशत फैलाना चाहते हैं? और क्या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई सहयोग कर रहा है? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन देखिए, बहुत सारी बातें हैं कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी नेता हैं जम्मू और कश्मीर से हमारे साथ फारूक इंकलाबी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है जम्मू और कश्मीर से निगम गुप्ता जी। निगम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फारूक इंकलाबी जी आपसे, क्योंकि पूरी परिस्थितियां जो हैं, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये लगातार जो हो रहा है, 3 दिन में दूसरी टारगेट किलिंग और 6 महीने में 9 बार ऐसा हो चुका है। ये तमाम चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही और उस जगह पे ऐसा कहते हैं ना कि पहले ये बातें होती थी कि 370 अभी है तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है इन सब सारी चीजों पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। 370 हट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये नहीं रुक रही हैं। कैसे रुकेंगी, क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, उस कंडीशन में जब विधानसभा चुनाव की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में जो है वो हुकूमत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आर्टिकल 370 जो है और 35A ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में, जम्मू कश्मीर में जो बदअमनी है उसकी जिम्मेवार है। जम्मू कश्मीर में अगर तरक्की नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, तो उन्होंने एक मिशन बनाया और मिशन के तहत उन्होंने हमारे यहाँ से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया। और उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में अभी तक आप सब लोगों के सामने है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनसे हालात जो है वो काबू से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ की आवाम, उसमें चाहे कश्मीरी पंडित हों हमारे भाई यहाँ पे, या नॉन लोकल मजदूर यहाँ पे हों, या यहाँ के मकामी मुसलमान भी हों, क्योंकि गोली का शिकार जो है हम सब लोग हो रहे हैं। और हमें सिक्योरिटी फराहम करने में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम जिस दौर से इस वक्त गुजर रही है, शायद ही
इससे पहले इस अवाम के ऊपर ऐसा दौर कोई आया हो जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5-8 साल जो हैं वो गुजर रहे हैं। तरक्याती काम तो हो नहीं रहे, लेकिन चलो तरक्याती काम बाद की बात है। लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हर एक जो यहाँ का बाशिंदा है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि मरकज में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में है और ये बड़े अच्छे कदम जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के उठाएंगे। तमाम लोगों को ये उम्मीदें थी, यहाँ पे अमन कायम होगा, यहाँ तरक्की होगी, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई आम शहरी जो है वो गोलियों का शिकार नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पे जो है नाकाम हो चुकी है। और जो भी वो अपने भाषण वगैरह अपनी रैलीज में देते हैं, ग्राउंड पे जो हालत है वो आप सब लोगों के सामने है। जी ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। मुझे लगता है बहुत सारे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। अगला सवाल प्रदीप जी से ही मुझे लग रहा है ठीक बेहतर होगा करना। प्रदीप जी, मुझे लग रहा है पूरा का पूरा जो ठीकरा है भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, धारा 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की थी, तमाम चीजें हुई, बहुत सारी तस्वीरें क्लियर हुई, हमने देखा। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि पूर्व सीएम जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकलेगा, तमाम चीजों का सॉल्यूशन हो सकता है। कहाँ की बातचीत, किससे बातचीत और कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है? पहले भी तो चीजें हो ही रही थी, अभी भी चीजें हो रही हैं। इसका खात्मा कैसे हो सकता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले कश्मीरी पंडित, उसके बाद गैर कश्मीरी के पीछे आप पड़ गए और विधानसभा चुनाव होना है, पहली बार ये तस्वीरें हम देखेंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल के रूप में बीजेपी जा रही थी, पर यहाँ ये जो चीजें हो रही हैं उसका ठीकरा, उसका आरोप पूरा का पूरा आप पर ही। धन्यवाद देने के लिए। मैं कहना चाहूँगा, देखिए बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं और मैं एक बात बड़ी स्ट्रीमलाइन और सीधी बात में कहना चाहूँगा। देखिए, आप इसका रिकॉर्ड उठा करके देखिए 2 मिनट, ठीक है, ये जब दिया मिलता है तो खड़काता जाकर वही स्थिति रह गई आतंकवाद की जम्मू कश्मीर। दूसरी बात ये कि 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं, ये जो भी टारगेटेड किलिंग हो रही है, इनके होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेती है और उनको उनके सही स्थान, जो कि कश्मीर जो अच्छे दिन चल रहे हैं वहाँ पे, जो टूरिज्म बढ़ रहा है, जो विकास की बातें हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 75 सालों में इस बार रिकॉर्ड फुटबॉल पड़े हैं कश्मीर में। टूरिस्टिक स्टेट है, बहुत ज्यादा जो है रोजगार जो है सैलानियों के आने जाने से होता है, लेकिन उस स्पीड को देखिए क्या होता है, बाहर वाले हो परेशान करें तो बात समझ आती है। जब आतंकवादी घर में ही बैठे हो, बैठे हो और उनको पैकेज देने वाले लोग हो तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि भारतीय सशस्त्र सेनाएं, भारतीय सेनाएं जो है मानवीय आधार पर पहले डिसीजन देती है, सुरक्षा तो सर्वोपरि है ही, लेकिन ये भी एक डर रहता है कि कहीं हमारा कोई भाई अगर गलती से चला गया तो उसके खामियाजे बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सेंसिटिव से और सुरक्षा के सभी मापदंडों को सर्वोपरि रख करके जो विकास से समय में किया गया, आप देखिए रिसर्च बोलता है, आप बताइए ये एजेंसी से जो आंकड़े आए, क्या ये टूरिस्ट का फुटफॉल जब होता है तो क्या वो किसी तस्करी भाई को मदद नहीं करता है? रोजगार के वहाँ साधन उपलब्ध होते हैं, पढ़ते हैं। आप श्रीनगर की ऑक्यूपेंसी उठा करके देख लीजिए, लेकिन बहुत दुखद है और मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 48 घंटे में ये जिन्होंने भी टारगेटेड किलिंग की है ये अपनी सही जगह पहुंचा देगा। देखिए वो और बात जहां तक ये देखिए, जो साथी मित्र बैठे हैं प्रवक्ता पीडीपी के, तो पीडीपी देखिए क्या है, कश्मीर में 4-5 परिवारों के हाथ में ना पूरी पोटली रहती, तो ये लोग खुशी खुशी जो है खुशी के गीत गाते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और जो चीजें बदलनी शुरू हुई है, तो इनकी जो मोनोपोली है सरकारी पैसे पे, जो पैसा जो है सरकार भेजती है आम कश्मीरी नागरिक के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सड़कों के लिए, वो इनके ड्राइंग रूम की सेवा में बढ़ते थे। तो इनको तकलीफ होना लाजमी है। आप 4-5 परिवार है, उनसे बाहर निकल के देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो ये जो रिकॉर्ड टूरिस्टों की फुटबॉल पढ़े हैं, इसमें अगर कोई कहता तो मैं मानने के लिए तैयार था। जो असल परिस्थितियां हैं वो कुछ और हैं और इनका चूंकि लॉ इनकी बता के बुझने वाली है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ठीक है, अगले चुनाव है, जनता तैयार है, वहां पे कितने बच्चे वहां से आगे निकल के दूसरे चुनाव पे। आज आप देखिए, अगर मैं उठा के देखूं, मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ, साहित्य जो चलता है वो ऑब्वियसली सभी समाज में जो पसंद करते हैं तो चलता है।
हिंदुस्तान में वायरल होने वाले वीडियोस या इंकरेजिंग वीडियोस या मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, आप 7 वीडियो अगर वायरल होते हैं महीने में, तो उससे 2 वीडियो जो है कश्मीर से आते हैं, वहां के बच्चा कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है राजनीतिक दलों के, जो कश्मीर में जो है वहाँ राजनीतिक दल, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ इन लोगों ने उस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, और जिनकी जो है मोनोपोली खिसक रही है वो है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही प्रदीप जी, एक समय था कि बहुत अच्छे से बात करती थी बीजेपी, पीडीपी, गठबंधन भी देखा, बहुत अच्छे से बातचीत देखी, बहुत अच्छे से लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हो गया होगा कुछ, बिखराव भी हो गया। पर मुझे अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पीडीपी आपको कोस रही है, आप पीडीपी को कोस रहे हैं। उसमें ये जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए मैं जिम्मेदार फिर किसको मानूं? देखिए, मैंने कहा कि जब आतंकवादी घर में छिपे हों और घर के ही लोग उनको पनाह देने वाले हों, तो उनको सेग्रीगेशन का कोई अगर तरीका हो तो हाँ, बताइए। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि पनाह कौन दे रहा है। मेरा तो ये सवाल ही है कि क्या वाकई कोई सहयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता। जिन लोगों की मोनोपोली कश्मीरी शासन से टूट रही है, या जिनके आने वाले, जिनको नहीं देखिए टारगेट होता है महीने में सरकार से इतने पैसे आएंगे, इतने हम रखेंगे, तो ये जो परिवारवादी पार्टियां थी वहाँ काफी समय से, पिछले 75 सालों से केवल अपनी जेबें भरी जा रही थी, उनका जो हट हो रहा है, तो कोई आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इन्हीं के गुस्से हो सकते हैं। टारगेटेड किलिंग तब होती है जब आप सूचनाएं देते हैं। अब हमारे पड़ोस में रहने वाला कौन सा व्यक्ति हमारे बारे में सूचना दे देता है, इसकी जब तक जांच न हो तब तक पता नहीं लगता। उन्हें भी पता है कि जांच होगी तो मारे जाएंगे और आने वाली 7 पुश्तें उनकी बेकार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है किसी का, और जब उसकी सत्ता से हाथ रहती है, सत्ता का जो मोह है ना, राशि जी, राशि जी, जो परिवारवादी दल है या जो राजनेता है यहाँ पे, तो उनको लगभग जो है लगभग पागल कर देता है। कितना भी वेटरन नेता क्यों न हो, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। लेकिन इसका खामियाजा जनता जो चुका रही है, ये दौर जल्दी खत्म होगा। और मैंने देखिए कुछ सकारात्मक पक्ष भी गिनाया, हम बहुत दुखी है इस बात से कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि 24 से 48 घंटे नहीं लगते, एजेंसी उसका खात्मा कर देती है। 1-2 दिन में आप खबर सुन लेंगे कि ये जो टारगेटेड किलिंग हुई थी, इसको मारने वालों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है। निगम गुप्ता जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है बहुत नज़दीक से वहाँ जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे लगता है बहुत अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे। यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी मुझे दोनों वर्सेस में दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पर, बीजेपी कह रही है कि कुछ परिवारवाद वाले जो लोग हैं हो सकता है वही हैं, हो सकता है वही हैं, और ये बात बार बार सामने आ रही है कि किसी ना किसी का सहयोग है, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। और आप सोचिए कि पहले कश्मीरी पंडित, उसके बाद गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है जब ये इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, तब ना जाने, भगवान ना करे, और कौन सी तस्वीर हमें देखने को मिले। तो किसको जिम्मेदार माने और इसका खात्मा क्या हो पाएगा कभी? निगम गुप्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए। ओके, मुझे आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा। एक तो हमारे जो पॉलिटिकल स्पीकर्स बैठे हुए हैं तीनों, एक तो मैं हालांकि मुझे कोई हक नहीं है सवाल पूछने का, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सच है कि ये पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं या मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं? क्योंकि बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनका कहना था पीडीपी वाले ये लोग करवाते हैं, बिल्कुल, और पीडीपी वाले बोल रहे थे जब से बीजेपी आई तब से बढ़ गई। अगर राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेवार हैं तो क्या आतंकवाद कुछ नहीं है? पहले हमें इस चीज को एक बाइफरकेट करना होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको अंजाम में ला रही है। अगर हाँ कोई अपने मफाद के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और उनको भी आतंकवादी ही गिना जाना चाहिए। जहाँ तो आप इतना दमखम रखें, आप अनाउंस कर दें ये पार्टियां में जो हैं, जिसे आप परिवारवाद या दूसरी तरह की नाम आप दे रहे हैं, कि ये भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल लीडर बहुत मैच्योर हैं। जो हमारे मिलिटेंट्स हैं, जैसे कि काफी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, आप स्लीपर सेल भी, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, चाहे उनकी संख्या कम है। और वो जो टारगेट किलिंग, जब हम वर्ड यूज करते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। सॉफ्ट टारगेट का मतलब ये हो गया जो लोग बिल्कुल भी किसी जो जिसे हम सुरक्षा कवच बोलते हैं या जहाँ सुरक्षा कवर है उससे काफी दूर और बड़ी सॉफ्टली उनको टारगेट किया जा सकता है। ऐसे एरियाज में
हमारी जो एजेंसीज हैं उनको एक्टिवेट होने की जरूरत है विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है कि इस एरिया में एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करनी है, और स्लीपर सेल्स में जो लोग हैं अगर वो कहीं किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन के तहत वो काम कर रहे हैं तो इमीडिएटली उनको क्रश करना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है वो आज ये है कि आम आदमी, खासकर जो बाहर का आदमी, एक तरफ सरकार हमारी बड़े अच्छे कदम उठा रही है, वाकई में उम्मीद भी थी 370-35 के हटने के बाद कि यहाँ कुछ चेंजेस आएंगी, डेवलपमेंट आएगी। उस डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करें, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग अभी तक कश्मीर में कोई भी नया इन्वेस्टर जहाँ इसी तरह का प्रमोटर एक्टिविटी नहीं देखी गई। वो जो लोग जो हैं इन तरह की एक्टिविटी से वो लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। और अगर सरकार सीरियस है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो तो इन चीजों को इमीडिएटली क्रश करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जो हमारी खासकर रूलिंग पार्टीज हैं, मैं बड़ी इज्जत के साथ प्रदीप जी से बोलना चाहूंगा, हमें अपने पॉलिटिकल राइवल्स को कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आपको शक है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं तो आइए उनके खिलाफ एक्शन करिए। तो मिलिटेंट को मिलिटेंट और पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिक्स, हाँ बोले प्लीज, पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिक्स करने देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हम डिबेट भी कर रहे हैं, बट मेरी अपनी ये जाती राय है, पर्सनल राय है कि हमें एजेंसीज को सपोर्ट करना चाहिए और जो ओवरग्राउंड और जो स्लीपर सेल्स हैं इनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके क्रश करना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने ये भी बोला था कि हमारे जो एजेंसीज हैं, जो हमारी आर्मी के लोग हैं, वो इनको 1-2 दिन में अपने अंजाम पे पहुंचा देंगे। बट एक्टिविटी करने से पहले भी तो कुछ एक्टिविटी की जरूरत पड़ रही है जिसमें सरकार की इक्वल भागीदारी की जरूरत है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। अभिनव, मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिनव, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे देखिए, जम्मू कश्मीर और ये तमाम चीजें, ये कोई नई या पहली बार नहीं हो रही, बहुत टाइम से हम ये देखते सुनते आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक बात तो है कि सबने इस चीज़ का स्वागत किया था जब 370 हटी और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे बदलाव की उम्मीद की। लेकिन एक ये पॉइंट है, चाहे आतंक की घटना हो, टारगेट किलिंग हो, तमाम चीज़ें हो, ये नहीं रुक रही हैं। मैं कांग्रेस से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि उसका पक्ष रख रहे हैं, कि कांग्रेस इसमें कहाँ है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से इसका जवाब नहीं, प्रॉपर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कभी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होंगे, बिल्कुल होना है, उस तरफ कदम बढ़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी एक अपना स्टैंड होगा, उनकी भी एक रणनीति होगी यहाँ के लिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपकी जो भी बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मसला है और इस मसले का हल बिल्कुल सारी पार्टियों को एक होकर इस पे लड़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मुझे जैसे कि हम जानते हैं कि जब सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, तो 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी इसलिए हुई कि टेरर फंडिंग को रोका जाएगा। आतंकी जो आते हैं, आतंकवाद से जुड़ा हुआ मसला है, ये आपस में किसी को लड़ना नहीं चाहिए, ये टोटल आतंकवादियों की जो गतिविधियां होती है उसी से रिलेटेड है सब कुछ, क्योंकि वो लोग अपना टेरर बना के रखना चाहते हैं। स्वर्ग है हमारा कश्मीर, तो उस कश्मीर में हमेशा ये सब जो ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, ये वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहती है। तो ये जो नोटबंदी थी, ये नोटबंदी इसलिए कराई गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात के एयरपोर्ट पे हजारों की ड्रग्स भी आ रही है। तो ये सब जो है ना, एक जो नोटबंदी के कारण हमको बहुत फायदा नहीं हुआ उससे, और आतंकी टेरर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो बढ़ता चला गया और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। पहले भी ये घटनाएं होती थी और अब उससे ज्यादा हो रही है। वहां पर बिजनेस करना आसान, मुझे तो कई जगह ये भी पता चला कि वहाँ सेब की जिस तरीके से खेती होती है, तो वहां पे सेब के जो किसान होते हैं उन तक को मारा जा रहा है। मीडिया में खबरें भी नहीं आ पा रही है कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये बहुत दुखद है और इस पे जो मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तो भाजपा ही रहेगी, सरकार भाजपा की है। और इवेंट जिस तरीके से माहिर है इवेंट करने में बीजेपी, तो उसको इवेंट को भूलकर, इवेंट की सारी बातें भूलकर बिल्कुल सीरियस होकर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। इसके लिए बीजेपी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत ही त्वरित एक्शन लेना पड़ेगा। राजनीति, इलेक्शन और सारी चीजों से ऊपर उठकर हमको इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। ये बहुत वाकई में गंभीर विषय है और ये पहली बार नहीं है।
कई बार ऐसा देख चुके हैं और लगातार अभी 3 दिन में कहते हैं ना कि 2 बार टारगेट किलिंग हुई, 9 महीने में 6 बार हमने तस्वीरें, 6 महीने में 9 बार हमने तस्वीरें देखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कभी रुक पाएंगी कि नहीं, कब हम सुनेंगे कि ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है कि क्या वाकई कोई सपोर्ट है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी तो ऐसे ही लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से करवा रहे हैं या कराया जा रहा है और इसीलिए माहौल खराब हो रहा है। देखिए राखी जी, बड़ी क्लियर बात है, निगम गुप्ता जी ने जो बात बताया अभी हम लोगों को कि वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई टारगेट किलिंग किसी की सह पर होती है तो बिल्कुल उनको आतंकवादियों की श्रेणी में रखना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं और इस तरह की गंभीर घटनाएं होती हैं जिससे देश का पूरा माहौल बिगड़ता है और ख़ास करके कश्मीर की आवाम का माहौल वहाँ पर जो है एक तरह से सुरक्षित नहीं महसूस करती है, तो एक तो ये बड़ा जांच का विषय है और ये जो है केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ तक घटनाओं का सवाल है, बिल्कुल इन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद आप ये देखिएगा कि कुछ घटनाओं में कमी आई है, जैसे पत्थरबाजों वाला जो पत्थर मारने वालों में उनमें कमी आई है। लेकिन जो टारगेट किलिंग का मामला है, आप देखिए चुनाव होने जा रहा है और चुनाव जब होने की तैयारी हो रही है, ऐसे में कभी कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जा रहा है, कभी जो है उन मज़दूरों को जिनका कोई लेना देना नहीं है, 2 महीने पहले मजदूरी करने गए थे, उनको टारगेट बनाया जा रहा। तो ये एक तरह से उनका क्या है, एक तरह से दहशत फैलाने का काम है। ये देखिए आज की स्थिति है, लेकिन चुनाव आते आते तक आप देखते हैं कितनी घटनाएं होने लगती हैं और ख़ास करके बहुत बड़ी चुनौती है कि चुनाव के समय में अगर इस तरह की घटनाएं होंगे तो निश्चित रूप से वोटिंग पर भी असर पड़ेगा और तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरी बात आप देखते हैं कि जैसे ही भारतीय गृह मंत्री जी पहुँचते हैं तो एक हत्या हो जाती है डीजी की, बड़ी गंभीर घटना थी। अब आप ये सोचिए कि इस तरह की घटनाएं जब होंगी कश्मीर घाटी में, और ख़ास करके अभी शोपिया की जो घटना जिसमें 2 मज़दूर मारे गए, उन मज़दूरों ने क्या बिगाड़ा था उन आतंकवादियों का। दूसरी बात क्या है कि वो कोई वहाँ मतलब स्थानीय निवासी भी नहीं थे, वो तो मजदूरी करने गए थे। एक तरह से कहीं न कहीं एक संकेत मिल रहा है कि चुनाव की आहट जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे हमको लगता है कि एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सेना और तमाम लोग इसको सख्ती से निपटने में सक्षम भी हैं और जैसा कि कहा गया है कि 2 दिन के अंदर ही लोग जो है ये कर लिए जाते हैं और उनके साथ कार्रवाई होती है, इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन एक बात और भी है कि घटनाएं होती हैं तो लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है। दूसरी बात यह है कि घटनाएं होने के बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको भी देखने वाली बात है कि पहले घटना हो रही है तो इस पर लगाम कैसे लगेगी। ये जिम्मेदारी देखिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन है, वहाँ एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं और उनके माध्यम से जो है ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही। तो सरकार के एक नियंत्रण में भी है पूरा कश्मीर, ऐसा नहीं है कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। फिर भी इस पर थोड़ी सी और भी ज़रूरत है कि इसको इंटेलिजेंस बढ़ाई जाए। इस तरह की घटना का स्रोत कहाँ है, कौन से आतंकी संगठन है जो इनको प्रश्रय दे रहे हैं। जहाँ तक रहा पॉलिटिकल एक दूसरे पर ऊपर जो है छीटाकशी करने का सवाल कि वो सह दे रहे हैं, वो उनके वजह से हो रहा है, तो इन बातों को भूल करके सभी दलों को, राजनीतिक दलों को और वहाँ के लोगों को इकट्ठा होकर के इस मामले में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके तहत एक चुनी हुई सरकार होगी और ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से इस पर आने वाले समय में असर जरूर डालेंगे। बिल्कुल, ये देखिए जैसा कि एक बात बिल्कुल आपकी सही है, आपने बोला कि ये एक दहशत फैलाने के लिए हो सकता है क्योंकि इलेक्शन की आहट है और जैसे जैसे नज़दीक बढ़ रहे हैं तब तक ये यदि चीज़ें आएंगी। और मैंने भी अपनी चर्चा में शुरुआत में ही कहा था कि यदि ये तमाम चीज़ें हो गई इलेक्शन टाइम पे भी कोई और ऐसी घटना हमने इलेक्शन टाइम पे देख ली तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मुझे लगता है अलर्ट रहना है, समझना है इन चीज़ों को, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये टास्क सरकार के लिए है और उनको करना होगा। ये बात ठीक है कि वो कह रहे हैं कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल इस चीज़ से निकलना होगा। और मुझे नहीं लगता कि भेदभाव की भावना से या पक्ष विपक्ष की लड़ाई के हिसाब से यदि हम देख लें, जो आरोप प्रत्यारोप पीडीपी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे थे कि किसी की आप जान ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फारूक इंकलाबी जी, बहुत बड़ा आरोप था भारतीय जनता पार्टी का ये, एक तो परिवारवाद की उस जगह से जितनी जगह पे आप हैं वहां दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप निकलेंगे तो आपको तकलीफ हो रही है, क्यों? देखिए, मैं
बिल्कुल सीधे अल्फाज में बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहती है कि यहाँ पे हमने इस तरीके के काम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं वो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तरक्की जो है वो हो रही है। इनके जो तरक्याती काम है वो तमाम लोगों के सामने है जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में है, और इस वक्त भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ पे बिठाया है। हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनकी टारगेटेड किलिंग्स की जाती हैं, दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है, वो हमारे तमाम कश्मीरी पंडित भाई जो हैं आप मीडिया में देख भी रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से वो सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो उनके सरकारी मुलाजिम हैं, जो हमारे पीडीपी के दौर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत उनको जॉब्स दिए गए थे, और उनको जम्मू में और कठुआ में, उधमपुर में जो सेफ जोन थे वहां पे उनको ट्रांसफर किया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए कि उनको कश्मीर के उन एरियाज में ट्रांसफर किया है जहाँ पे वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और अभी वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। पिछले 1 महीने से हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो सड़कों पे हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप सेफ जोन में ट्रांसफर कर दें। सेफ जोन में ट्रांसफर करने के बजाय यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस तरीके के ऑर्डर जारी करती है कि आप फौरी तौर पे अपनी नौकरी जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है आप ज्वाइन करें, वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये मैं समझता हूँ कि इनका डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है इस किस्म के ऑर्डर जारी करते हैं कि आप अपनी अपनी जगह पे जाके नौकरी करें, वरना हम आपको टर्मिनेट करेंगे। एक तो हो गया हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको इस वक्त, चूंकि जम्मू कश्मीर में तो चलो इंतखाबात जब भी होने हैं वो देख लेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने हैं, और उस इलेक्शन में अपनी जगह लोगों के पास बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, वो चाहे तरक्याती काम हो, महंगाई की रोकथाम हो, बेरोजगारी हो, इन हर माज पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जम्मू कश्मीर में उनको बलि का बकरा बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने, हमारी जब हुकूमत थी वो चाहे कांग्रेस के साथ थी, हमने पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 3 साल जो है हुकूमत की है, और बड़ी पूरे तरीके के साथ कोशिश की है कि रियासत में अमन बहाल हो। कई चीजें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें, उसके बाद इन्होंने वादा खिलाफी की, तो हमने जो है सरकार से हमने अलग जो है हम अलग हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में करवा रही है इस किस्म के हादसे, लेकिन अगर हो रहे हैं इस किस्म के हादसे जम्मू कश्मीर में तो उसकी रोकथाम, कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी, यहाँ के बाकी बाशिंदे जो जम्मू कश्मीर में हैं जितने भी हैं, तमाम लोगों की सिक्योरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी इस वक्त मरकजी सरकार की है और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की लेकिन है। फारूक जी, तो आप इस चीज को मान रहे हैं कि बीजेपी, आप नहीं कह रहे कि बीजेपी ऐसा करवा रही होगी, बीजेपी की सरकार नहीं। बीजेपी क्यों करेगी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना साफ तौर पर, बीजेपी तो कह रही है कि उनको तो डाउट है कि ये आप लोगों का कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से किया धरा है, उन्होंने तो कह दिया। देखिए, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और एजेंसीज हैं, बहुत सारी पूरे मुल्क की एजेंसीज जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, और अगर इस किस्म की कोई बात होती तो उन्होंने इस वक्त तक हमारी जमात के तमाम लीडर्स को जो है वो जेलों में बंद कर दिया होता। हमारी जो पार्टी है पीडीपी, हमने हमेशा अमन के लिए काम किया है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2002 में, उससे पहले के हालात जो हैं वो आप सब लोगों के सामने है कि मिलिटेंसी कितने पीक पर थी, बेरोजगारी कितनी थी, बहुत सारे हालात जम्मू कश्मीर के बिगड़े हुए थे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2002 से 2008 तक जम्मू कश्मीर में इस तरीके से काम किया कि यहाँ पे मिलिटेंसी जो है लगभग जीरो हो चुकी थी, और आज भी पीडीपी जो है उसी तरीके के साथ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार भारतीय जनता पार्टी जो है ये ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वहां से यहाँ के युवाओं को, खास करके जम्मू कश्मीर के यूथ को उकसाता है, रेडिकलाइज करता है, जिससे यहाँ का यूथ बंदूक उठाता है। तो मैं
आपको भी बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से कोई हमारे यूथ को प्रोवोक करता है, रेडिकलाइज करता है, कि वो बंदूक उठाता है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। वो इस तरीके से कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का किसान जो है, उसके खिलाफ यहाँ पे फैसले किए जाते हैं, जो कि जिस तरीके के साथ यहाँ की आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को एब्रोगेट किया, इसी तरीके के साथ आज जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाने लेकिन जा रही इसका है वेलकम तो भारतीय जनता सबने पार्टी- किया था, क्या धारा 370 का क्या वेलकम नहीं हुआ? बताइए, सब लोग खुश थे, हर वर्ग खुश था। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम खुश नहीं है। हो सकता है जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमारी रियासतें हैं, वहाँ के लोग और वहाँ के, मुझे लगता है बीजेपी के ही कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो खुश नहीं है। और आज जब यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम खुश होती कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया, अच्छा काम किया, 35A हटाया, अच्छा काम किया, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना, इतनी बड़ी रियासत ये पूरे, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में पहली बार हुआ होगा जहाँ पे रियासत का दर्जा छीन के वहाँ पे यूटी बना दिया जाए। यूटी से रियासत बनते हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ की आवाम अगर खुश होती भारतीय जनता पार्टी पे, तो इनको बाहर से वोटर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखिए मुझे और ऐसा अभी- लगता है फारूक जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद अब हमें विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कहाँ किसका वोट बैंक होगा, कौन कैसे जाएगा और कितना विरोध है, कितना वेलकम है, कितनी चीजें हैं, उसमें ये तमाम चीजें आएंगी, तो वो तस्वीरें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फिलहाल जो हो रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए। यदि कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है या उकसाने का है तो बात की जा सकती है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का राजनीतिक विषय है कि उस पर हम आरोप लगाएं। अब बीजेपी को कह दे कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी कह दे कि पीडीपी करा रही है, पीडीपी कहीं किसी और का नाम ले ले। मुद्दा ये नहीं है, ये गंभीर है, क्योंकि कौन मर रहा है इसमें, जान किसकी जा रही है, बेगुनाहों की जा रही है, उनका क्या लेना देना है। 2 जो यूपी के मजदूर मर गए, आप मुझे बताइए उनकी क्या गलती थी? वो क्या वोट डालने आए थे? वो तो मजदूरी करने आए थे। तो हमें इस चीज को समझना होगा, राजनीति से थोड़ा सा उठकर ऊपर इस चीज को गंभीरता से समझना होगा। क्या, ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास प्रदीप जी। मुझे लगता है क्योंकि बार बार हर तरफ से पॉइंट आया, सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी देख रही है तो बीजेपी को सारी चीज करनी है। एक महत्वपूर्ण बात, अभी भी वक्त है, एक सुझाव के तौर पर आप ले सकते हैं मेरा ये एक वक्त थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि यदि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो घटनाएं हुई हैं, इलेक्शन की पूरी तैयारी, पूरी प्रक्रिया, तमाम चीज़ें सामने आएंगी और उस वक्त पे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी की जान ना जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करवाना वो सबसे बड़ा टास्क होगा आपके लिए। तो मुझे लगता है उस पर फोकस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरी चीज, यदि इस तरह की कोई चीजें आ रही हैं या आरोप आप पे लग रहा है तो मुझे लगता है दिग्गजों को आकर इस मामले में अपनी बात रखनी चाहिए। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। हेलो, आ रही आवाज नहीं आपको राखी जी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। राखी जी देखिए, मैं आपकी उस बात का जो अभी कुछ क्षणों पहले आपने कही कि ये मामला ऐसा है, इस पर राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए, तो आपकी शिकायत थी कि आरोप का प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से कश्ती को वहां डूबने से बचा के हम यहाँ तक लाए हैं। और अगर आप देखें, मैंने एक बात और बोली थी कि ये दिया जो है ना फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। और ये जो छोटी छोटी टारगेटेड किलिंग हो रही है, मैंने एक बात और बोली थी कि देखिए जब घर में ही बैठा हो कोई और घर का ही आदमी इसको करता हो तो उससे बड़ी, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको देखिए वो उन ब्राइटेड साइड पे भी देखने कहूंगा। सरकार बड़े मजबूत हाथों में है और मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत ही मजबूत हाथ है जितनी संजीदगी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं धीरे धीरे। हम कोई उचकाने वाला, सरकार कभी भी जो सरकार जनता के लिए है, जनता की भलाई के लिए, ना कि उचका करके। प्रदीप जी एक बात आपने फिर से रिपीट करी जो पहले भी बोली थी कि यदि घर में ही बैठा है कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला या करवाने वाला, तो मुझे ये बताइए, अभी फारूकी जी ने एक बात बोली थी, फारूक जी ने, कि आप कार्रवाई करिए ना। यदि सीधा सीधा उन पर निशाना है तो कार्रवाई करवाइए, उठाइए उनके दिग्गजों को, कौन है, नाम सामने लाइए, करके तो दिखाना होगा।
2 दिन बाद अगर अवसर मिले और इनके जाने के बाद हम चर्चा करें तो मैं बता दूंगा, पिछले 5-7 ऐसी जो है घटनाएं हुई जिनमें 48 से 72 घंटे में कल्प्रिट को साफ कर दिया गया। इस तरह से उनका निशान नहीं बचा। लेकिन ये देखिए, जो कश्मीर की जो स्थिति है, 5 जिले हैं जहां पे कि सबसे ज्यादा पूरे काल में सबसे ज्यादा जहां पे आतंकवाद प्रभावित जिले थे। अब उनपे जो कार्रवाई हो रही है, तो जो अंदर नसों में बैठे हुए आतंकवादी हैं, जब वो निकल रहे हैं तो इस प्रकार की कृत्य हो रहे हैं। मैं साथ में ये भी कराना चाहूँ, देखिए पीडीपी के मित्र ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारी बातें की, मैं उस पर जरा भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो अभी बताना चाहता हूँ कि 2004, 2002, 2004 के बीच में वो बच्चे जो वहाँ के निकलते थे तो वो आवाज उठाते थे कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। जो भीड़ निकलती थी, फिर 2006 और 2008 के बीच में वही भीड़ जो है पत्थर मारने लगी, और उस पत्थर मारने के बाद से अब वहां के बच्चे, अब मैंने कितनी बातें पीछे बताई, आप उसको ध्यान से देखिए। तो सरकार जितनी सिंसियरिटी और जितनी सेंसिटिविटी के साथ काम कर सकती है, कोई भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वो कर रही है। आपने बताया सेफ जोन और नॉन सेफ जोन जहां पे नौकरियां दी जा सकती हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर उसी पैटर्न को जो कि लोक लुभावन होते हैं, देखिए मेरा इस कहने का एकदम मतलब नहीं है कि हम इस पे विचार नहीं करते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से पोस्टिंग है और उस प्रकार के जो है प्रावधान लागू किए जाते हैं, लेकिन ये तो बेसिक मुद्दे से ही एकदम से भटका देंगे। सेफ जोन, नॉन सेफ जोन क्या, कश्मीर पहले से ज्यादा सेफ है। और इस तरह की जो घटनाएं जो कि पूरे सिस्टम को रोकने या बदनाम करने की साजिशें होती हैं, केवल कश्मीरी पंडितों नहीं, माइग्रेंट लेबरर्स को भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी वो टारगेट करते हैं। अब वहीं पे आप देखिए कितनी कार्रवाई हुई है, जो इन आतंकवादियों का साथ देते रहे हैं उसी गवर्नमेंट ऑफिस में उनको निकाल दिया गया, आने वाले समय में उनको नौकरी से वंचित रखा जाएगा। तो सरकार ऐसा नहीं है कि मेजर्स नहीं लेती, लेकिन ये जो माइंडसेट है, जो कि एक माइंडसेट है जो कि पोषित है, ऐसी अतिवादियों का सब माइंडसेट है, उसकी कोई दवा नहीं हो सकती, उसका केवल एक इलाज गोली होता है। तो सरकार उसके इंतजाम में लगी हुई है, लेकिन इसी प्रोसेस, इसी डेवलपमेंट प्रोसेस को इसी माइंडसेट से लोग डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने कहा कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इसमें राजनीतिक और फायदे कटाक्ष करने की बात नहीं करूंगा। तो सरकार पहले से ज्यादा इसको कंट्रोल में ला चुकी है। अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, तो सब लोग जो है उसका करके दूसरे के कंधों में जाकर टू कोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि कम युवा ऐसे हैं जो कि एकदम से अतिवाद के आग में झुलस चुके हैं, उनके कंधे पे बंदूकें रख करके ये जो लोकल जो वहाँ के खानदान है जिनकी भलाई कट गई है, ये वो कर रहा है। और मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। पता है आपको प्रदीप जी आपको पता है, देखिए भले आप ये कह रहे हो कि ऐसी बात हम ना करें या किसी पे कटाक्ष ना करें, पर मैंने पीडीपी को भी सुना, मैं आपको भी सुन रही हूँ, बात वैसी ही निकल कर आ रही है। इतनी देर में एक बात ये कोई नहीं कर रहा कि हम इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की बात ही तो कर रहे हैं राखी जी, सरकार सॉल्यूशन के लिए ही कार्यरत रहती है। आप अगर मैं बार बार डेटा में उठा करके आपको दूं तो आपके कार्यक्रम का समय जाएगा। 75 लाख से ज्यादा 20.16 ठीक है, मैं मानती हूँ, चलिए मैं इस बात को मान भी लूं, लेकिन फिर भी क्या ये घटनाएं रुक रही हैं? क्या ये घटनाएं रुक रही हैं? बताइए, यदि प्रयासरत हैं भी तो क्या ये घटनाएं रुक रही हैं? अब देखिए उसी मोहल्ले का जिसमें फारूकी भाई रहते हैं, कोई लड़का जो कि भाई एक साथ पले बड़े हुए, और उसी में से एक किसी लड़के का सर घूमता है और वो आकर के किसी को गोली मार देता है, तो उससे क्या कहें? इस मोहल्ले के लड़के ने कहा, इस पर किसको आरोप लगा? आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि वो जो मोहल्ले वाला होगा भी, कभी ऐसा हो जाए तो वो भी फारूक जी के मोहल्ले का निकलेगा। फिर आप पीडीपी पे आ गए। इस चीज से पीडीपी पे नहीं, सीधे फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता निकल गया, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई निकल गया। ठीक है, चलिए मैं वापस। निगम गुप्ता जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, बातचीत से हल निकलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम भी बातचीत ही कर रहे हैं, हम भी सुझाव ले सकते हैं, तमाम लोग हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, पर सुझाव कहाँ आ रहा है? मैं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप श्रीवास्तव जी हैं, मुझे लगता है हम लोगों को छोड़ के शायद ये बाकी जो लोग हैं ये सिर्फ छीटाकशी और तंज पे ही आके रुक रहे हैं। इसका सॉल्यूशन तो मुझे दिख नहीं रहा। पॉलिटिकल लोग हैं और बड़े मैच्योर्ड लोग हैं, ये छीटाकशी के अलावा हमारे भाई और हमारे साथी भी बोलते हैं एक दूसरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कब एक हो जाए इस पे भी मैं ये बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी बात रहेगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अगर आपको याद होगा जब मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की। तो जो मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है ये कि जैसे हम बोलते हैं जी पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, पत्थरबाजी जो थी वो मिलिटेंसी एक्टिविटीज
ज्यादा ना होकर उनका मिलिटेंसी के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग थे, चाहे वो एक पार्टी ने किए चाहे दूसरी ने किए, वो आम लोग थे। मेरा ये मानना है जो पत्थरबाज थे वो कश्मीर के लोकल नागरिक थे। आज वो ये चीज एनालाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाने में हर आदमी चाहता है, हर एक लोकल सिटीजन चाहता है कि मैं बेहतर बनूं। बट यस, एक चीज हमें जरूर जाननी पड़ेगी। हम एक वर्ड यूज करते हैं, टारगेट किलिंग। मिलिटेंट जो थे वो पहले टारगेट करते थे आर्मी को, हालांकि वो भी अपने आप में एक टारगेट किलिंग थी। बट अब वही मिलिटेंसी जो है, जो हमारी, जैसे हम बोल सकते हैं कि चाहे वो स्लीपर सेल के लोग हैं, जैसे ये इन्होंने प्रदीप जी ने बोला है कि हो सकता है किसी के मोहल्ले का एक आदमी जाके किसी को दूसरे को मार रहा है, उसका क्या लेना देना। आपने सोल्यूशन की बात की, वो कौन लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जिनके लिए जो सुनहरे अवसर के वादे आपने किए, ये उनमें से भी कोई हो सकता है। अगर मैं जम्मू की बात करूं, आप कहते हैं जी 370 से सबको खुशी हुई। मैं भी जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूं, मुझे भी खुशी हुई कि मैं पहले अपने आप को आधा हिंदुस्तानी समझता था, अब मैं शायद पूरा हो गया हूं। और जो डेवलपमेंट के जो सबज बाग दिखाए गए, आज वो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उनको डिफाइन करना, पब्लिक डोमेन तक ले जाना, ये पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेवारी थी, जिसे मैं बड़ी क्लियरली बोलूंगा, चाहे वो हमारी बीजेपी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, ये लोग फेल हो गए, ये एग्री करेंगे खुद। इन्होंने पब्लिक डोमेन में उस चीज को जाके, जिसे मोटिवेशन बोला जाता है, या उस चीज का जो प्रमोशन थी वो नहीं की, वो बहुत जरूरी थी। अगर आपने यहाँ पे 4 चीजें लाई हैं, आप उनका नारा ना लगा के उनके फायदे और नफे नुकसान लोगों को बुलाते, लोगों में शायद सब्र की भी एक लहर आती, वो नहीं आई। आज ऐसा लगता है, देखिए क्या होता है, आप ही का कहना है कि ये लोग राखी जी 10 सेकंड का समय चाहूंगा मैं। आप अगर देखिए ये पुराने हालात और अब के हालात में अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है, उसमें अंतर नहीं देख पा रहा है, तो इसमें मैं सरकार की गलती, आरोप लगाने वालों को मैं उनका समर्थन नहीं करता। आपको देखना चाहिए कि परिस्थितियां कैसी। प्रदीप जी वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक परिदृश्य को समझते होंगे। मुझे प्लीज 2 मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कुछ लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। आप ही के जो लीडर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी क्या बीजेपी ने कभी नारेबाजी नहीं की? क्या बीजेपी ने कभी हड़तालें नहीं की? आप इससे इनकार करके बता दें एक बार कि आपने जो डायरेक्ट एफडीआई आया उसको आपने अपोज नहीं किया। आज अगर बाकी लोग कर रहे हैं, आप उसको बुरा मत माने ना, वो जाके एक पब्लिक डोमेन में अनाउंस करें कि क्या फायदा है। आज कल जम्मू का पूरा ट्रेडर फेडरेशन आपके खिलाफ बोल रहा था, जो हमेशा आपके खिलाफ चलता है। मैं किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ या हक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल लीडर आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना होकर आपको एक किसी चीज के फायदे और उसके नुकसान भी गिनाना आपका हक है। आप बोलते हैं जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, हो सकता है अगर आप जम्मू कश्मीर में आए डेवलपमेंट हुई, मुझे बताएं। आपने बोला जी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपने यहाँ पे एक डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई, मुझे बताएं कौन सा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपने बना दिया यहाँ पे। आप एम्स और सरकारी अस्पतालों के नारे गिनाएंगे तो कोई अनपढ़ आदमी उस पर भरोसा कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं करेगा। आप ही की पॉलिसीज हैं कि आपने 53,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ले आए हेल्थ केयर में। मुझे बता दें, आज बैठे हैं, मैं 2 मिनट 10 सेकंड मैं भी देता हूँ, बताएं 53,000 करोड़ में 1,000 करोड़ गिना दें मुझे, कौन सा यहाँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपने लाया, या कौन सी आपने मेडिकल इंडस्ट्री लाई जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं लोकल ग्राउंड पे बैठ के मैं ये चीजें एनालाइज करता हूँ, वही आज आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, जिस प्रोग्राम का मुद्दा है उस प्रोग्राम पे बात करते हैं। आप बोलते हैं सोल्यूशन की बात, सोल्यूशन के लिए हमें एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पीडीपी वाले बोल रहे थे कि पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन शायद नहीं करता, बिल्कुल करता है, कौन कहता नहीं करता। पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल बड़ा ओपनली बोलता है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इसको क्या किसी कश्मीरी लीडर ने कभी अपोज किया? क्या कश्मीरी जो लोकल मुसलमान भाई हैं हमारे, चाहे हिंदू हैं या कोई है, कोई वहां पे तकलीफ में नहीं है? तकलीफ तो आतंकवाद से है, जो भी एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हिस्सा है। इन चीजों को आप हाईलाइट ना करके आप अपने मतलब की चीजें आप हाईलाइट करेंगे तो सोल्यूशन मिल पाना मतलब इतना आसान नहीं रहेगा। दूसरा, आपका बड़ा अच्छा कहना है कि ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, तो दिया अगर आज बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है तो उसमें जो लोग शिकार हो रहे हैं, जाके उनके घरों में देखिए उस फड़फड़ाहट का क्या हिस्सा हो रहा है, क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। तो ये मेरे 2-3 मुद्दे हैं। एज ए पॉलिटिकल लीडर आपको समझना चाहिए, आप जो अनाउंसमेंट करते हैं उनको ग्राउंड पे जाके
उनका जिसे मोबिलाइजेशन है वो बड़ा जरूरी है, वो ठीक नहीं है। हो पा रहा। बिल्कुल ठीक है। अब ना मुझे लगता है अब क्योंकि देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, बातचीत से हल निकलेगा, करना होगा, वर्तमान में जिसकी जिम्मेदारी है ये एक अलग बात हो गई होगा। कांग्रेस की तरफ से मैं थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि वर्तमान स्थिति जो कांग्रेस की है, अब क्योंकि कांग्रेस कर रही है, बहुत जल्दी आपको नया अध्यक्ष भी मिलेगा, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं पहली बार, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक कुछ करने के लिए मौका मिलेगा, या उस तरह से लोगों को समझने का वहां की जनता के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के लिए भी होगी, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में जो होता आया, जो हम देखते आए और वर्तमान में भी जो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक है समय कुछ करने का, लेकिन समझना होगा। ऐसे नहीं कि पीडीपी और बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस भी करे। देखिए राखी जी, अपॉर्चुनिटी गेनर तो नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन मानवता को जरूर बचाना चाहेंगे। जिस तरीके से मानवता जो बात हो रही है वहाँ पे, जो इंसानियत है, मतलब कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कश्मीरी पंडित हो, कोई भी अगर किसी की भी जान जाती है तो जान है, और जान को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझना चाहिए। हमको वो जान बचाने की बात करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए हमको, जो हमारे देश में खत्म हो चुका है। ऑल पार्टी मीटिंग अब होती ही नहीं है हमारे देश में, क्योंकि देश में एक तरीके से तानाशाही चल रही है। मैंने बार बार आपको बताया कि नोटबंदी का बहाना रहा कि हम आतंकी टेरर को खत्म करेंगे और टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्रग्स हजारों करोड़ में सप्लाई हो रही है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप इंसानियत को तो बचाओ, मानवता को तो बचाओ, इंसान की जान को तो बचाओ। कम से कम इंसान की जान की फिक्र करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आप लगातार, मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता को कि वो कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं कि नहीं, इनने किया, इनने मार दिया, इनने मार दिया। अरे किसी, सरकार आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, कुछ तो एक्शन ले सकते हैं आप, कुछ तो कर सकते हैं। आपको इवेंट से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। इवेंट 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 कर करके आप लोगों के दिमाग में ये दिखने लगा है कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। और जैसे अभी आपने कुछ बताया था कि वो कुछ बोला इन्होंने कि कुछ ऐसा ही कुछ शब्द आपने भी यूज किया था। तो किसी के मर जाने से हमको खुशी नहीं मनानी चाहिए, किसी भी धर्म का हो। हमें सारे धर्मों को लेके चलना पड़ेगा और सबका सोचना पड़ेगा, तभी हम इस देश में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर इसी तरीके से इवेंटबाजी और धर्म को कोसते रहेंगे, एक दूसरे के धर्म को, तो कभी भी तरक्की नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और ये गुस्सा और बढ़ता जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है। इवेंट करके आपने ये बता दिया कि हमने 307 हटा दी, हमने ऐसा कर दिया। कश्मीर में कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा डेवलपमेंट कुछ हुआ है। वहां पे जो माहौल है वो बिल्कुल भी खराब है। तो हमें ऑल पार्टी मीटिंग, वही मैंने बताया आपको, वो भी नहीं हो रही है। तो आप सबको संगठित, पहले संगठित तो करिए, आप संगठित करके सबके विचार दीजिए, सोचिए, वहां पे ऐसी कुछ आप बात करें जिससे कि लगे कि हाँ लोगों के बीच में आपकी तनाव नहीं है। तो ये तनाव को दूर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस को यदि मौका मिलता है या इलेक्शन के टाइम पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो क्या आप अपनी तरफ से एक सुझाव दे सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों को, या एक आमंत्रित कर सकते हैं, एक बात रख सकती है कांग्रेस सामने आके कि हम सबको जम्मू कश्मीर पर बैठना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अमित शाह जी को लोगों के बीच में आना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए। इधर उधर जाने की जगह कश्मीर में ध्यान देना चाहिए। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अगर हमारा नेता राहुल गांधी पैदल चल चल के भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कश्मीर में जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसको जोड़ने की बात नहीं कर सकते? अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जुड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से कोई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव का ही माहौल दिख रहा है कि हम कैसे भी वोटों का गणित बना ले और हम वहां पे सरकार बना ले, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बात आई है इस मुद्दे में। एक तो ये जो टारगेट किलिंग पर बैठे हैं, ये रुकेगी नहीं होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो अब हम देखेंगे आने वाले समय में कि क्या होता है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार जो बात निकली इस टारगेट किलिंग से हटकर, वो ये भी आई कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, जनता परेशान है। तो मुझे लगता है जनता की परेशानी को दूर करने के लिए अब इलेक्शन है और जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ये हमें भी पता है। लेकिन वो जनता जो वहां पे अभी डर है, जो खौफ है,
ये पहले सेट करना होगा कि वो उस तरह से वोट डाल पाएंगे, वो जा पाएंगे, वो स्थितियां हम देख पाएंगे कि एक बहुत अच्छा इलेक्शन हम देख पाएं। क्योंकि जो चीजें अभी हो रही हैं तो ये तो सीधा सीधा उनको डराने धमकाने का ही प्रयास लग रहा है, और लोगों में डर है। और क्यों नहीं होगा? जब बेगुनाह कोई जाएगा, उसके परिवार का कोई जाएगा, वो क्या करेंगे? देखिए राखी जी, 2-3 बातें हैं, बड़ा क्लियर है। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि वहाँ पर जैसे डेवलपमेंट को लेकर के ज़मीनी हकीकत, चूँकि वहाँ के रहने वाले हैं तो ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। देखिए, जब भी कहीं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास करके ऐसे स्टेट में जो पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहा हो, तो वहाँ पर अगर इस तरह के रोज़गार जैसे चीज़ें अगर मान लीजिए वहाँ पर मिलता है तो जो नौजवान है निश्चित रूप से सिक्योर्ड महसूस करेगा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि ये जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अगर आगामी विधानसभा चुनाव होता है तो उसका मिशन है 50+। इसके पहले 25 सीटें मिली थी उनको, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसमें जो बाहरी लोगों को जो वोटिंग राइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जो मतलब वहाँ की सरकार उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो है एक रिपार्केशन भी हो सकता है, टारगेट किलिंग, ताकि बाहरी लोगों को निशाना बनाया जाए। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, लगातार उन पर निशाना बनाया जा रहा है, और इसलिए कि ताकि उनको ये न लगे। बहुत सारे आप देखिए इसमें जो भी यहाँ पर मतदाता सूची तैयार हो रही है, लगभग 20-25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। शायद ये हो सकता है कि टारगेट किलिंग का जो मामला है, एक ये भी है कि लोगों में दहशत पैदा करना। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं रुकें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं, पूरा देश चाहता है, लेकिन जब इस तरह की दहशतगर्दी होगी तो चुनाव को भी प्रभावित करने का काम करेगी। और शायद यही वजह है कि आज की डेट में एक दूसरे पर बजाय छीटाकशी करने के बजाय अगर जो है केंद्र में जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्य दायित्व तो उन्हीं का कि सारे दलों को इकट्ठा करके एक बार इस मामले पर ज़रूर देखने की कोशिश करें, इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए, इस पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए ताकि इस तरह की किलिंग ना हो। आप देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनका तो कोई लेना देना नहीं। चलो, कश्मीरी पंडितों का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है, और उसकी वजह से आज भी देखिए उनको वहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, लगातार वहाँ धरने पर बैठे हैं और जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा को लेकर के अपनी व्यवस्था उनको सुरक्षा देने का सरकार वादा भी कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों को जिस तरह से 370 हटने के बाद सरकार नियंत्रण में ले रही है, और नियंत्रण में काफ़ी कुछ ले भी चुकी है, लेकिन जो ये हालात हैं, मेरे ख्याल में लगता है कि ये पूरे राजनीतिक हैं, और इसका राजनीतिक माइलेज किसको मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर 50+ जाती है तो उसकी जो पूरी बहुमत की सरकार बनेगी। अन्य दल भी हैं, कोई दल चुप नहीं बैठता है, चाहे कोई कितना भी कहे कि हम जो है हम इसमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं, लेकिन ये सारी घटनाएं जो होती हैं, हर दल जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, अपनी रणनीति बनाता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कोई दल आतंकवादियों को समर्थन करता होगा, चाहे वो PDP हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या NCP हो, नेशनल कांग्रेस हो। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ों को एक तरह से पॉलिटिकल नज़रिए से न देख करके वहाँ के लोगों की सुरक्षा, वहाँ लोगों की व्यवस्था, लोगों को सिक्योर करने का आश्वासन दें, और ताकि लोग जो है एकदम बिना दहशत के मतदान कर सके और एक लोकतांत्रिक परंपरा को कायम करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस चीज के लिए काम करना होगा। और अभी जैसा कि मैंने कहा भी ना कि ये पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनती है, उम्मीदें भी उनसे हैं। हम कितना ही कुछ कह लेंगे, पर कहते हैं वर्तमान में जिसके हाथ में चीजें हैं या पावर है या जो समझ सकता है, जो कर सकता है, उसे करना होगा। महत्वपूर्ण देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये कि इस तरह की घटनाओं को हम कैसे रोकें, बहुत गंभीरता से इसको लीजिए, इस पर जो भी स्टेटमेंट हो सकता है दिग्गजों का वो दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि विधानसभा चुनाव पहली बार होने जा रहा है तो जनता जनार्दन का निर्णय बहुत बड़ा होगा, लेकिन जिम्मेदारी वर्तमान में उन्हीं दिग्गजों की भी है कि वो जो जनता है वो सेफ तरीके से अपना वोट डाल पाए। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है। क्योंकि समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अब इस चीज से कैसे बाहर निकला जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बेगुनाहों की जान लेना या कश्मीरी पंडितों के बाद गैर कश्मीरियों को टारगेट करना और आने वाले
इलेक्शन में यदि आप जनता को भी टारगेट करेंगे, या एक दहशत बनाने का यदि प्रयास है, तो मुझे लगता है इससे निकलने के लिए वर्तमान में सरकार की बहुत जिम्मेदारी है, उनको खुलकर बातचीत करनी होगी। आगे क्या होगा ये जरूर देखेंगे। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।